आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 के साइंस के एनसीईआरटी को, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 4। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके थे। सो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 क्या है। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका पौधों को जानिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि का नामांकित कर सकते हैं? तो चलिए, यहाँ पे आप लोगों को पौधों के बारे में बताया गया है। सो यहाँ पे पौधों का भाग दिया गया है, जिसको हम लोग देखते हैं। ये है पुष्प, ये है फल, ये है तना, ये है पत्ती, ये है नोड, इंटरनोड, कलिका, और ये आपके जड़, जिसको हम लोग मूल बोलते हैं। जैसे जो ये है आपका प्राथमिक मूल और ये द्वितीयक मूल। ओके, सो आइए देखते हैं अब हम लोग शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। तो ये सब क्रियाकलाप है। जो क्रियाकलाप हम लोग को जानने का ज़रूरत पड़ेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो शाख, झाड़ी और वृक्ष में कुछ जानने का उतना कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए, ये जो है, ये इसको शाख बोलते हैं। ठीक है, इसमें कई शाखाएं नहीं होती है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे झाड़ी के बारे में। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। तो झाड़ी भी आपका चित्र में दिखाया गया है, ये झाड़ी कहलाएगा। ओके, अगला हम देखते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो आप लोग को ये शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष में अंतर समझ में आया। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, विसर्पी लता का चित्र यहाँ पे दिया गया है। ये जो लतर के ज़मीन पे जो लतरे हुए होते हैं जो पौधे, उनको विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ठीक है, तो विसर्पी क्या कहलाते हैं? जो ज़मीन पे ही लतरते रहते हैं। ठीक है, ये मतलब सहारे से ऊपर नहीं चढ़ते, और जो सहारे के माध्यम से ऊपर चढ़ जाते हैं उसको आरोही पौधा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। चलिए, इसके आगे देखते हैं। हम लोग को पढ़ना है तना। तना के बारे में देखिए। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। तना में यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, क्रियाकलाप दिया गया है, तो इसमें बेसिकली इसलिए क्रियाकलाप दिया गया है कि बताना है कि तना क्या कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट जान जाइए कि तना क्या कार्य करता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, तना जो है जल का संवहन करता है। यहाँ पे लिखा है तना जल का संवहन करता है। जो भी जल ज़मीन से वो लेता है, मिट्टी से लेता है, खनिज लवण लेता है, तो वो एक प्रकार का माध्यम है पत्ती को जल पहुंचाने का। ठीक है, तो तना जल का संवहन करता है। ओके, इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं पत्ती के बारे में। पत्ती का वह भाग, पत्ती तो आप लोग जानते ही है ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत कहलाती है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं। पत्ती का जो वह भाग जो तना से जुड़ा रहता है उसको पर्णवृंत कहते हैं। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये भाग तना से जुड़ा है तो पर्णवृंत कहलाएगा। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। तो ये जो चपटा हरा भाग है
है, इसको फलक कहेंगे। ओके, और यहाँ पे ये तना है, ये इसको पटल कहेंगे। ठीक है, तो ये पत्ती का आपका हो गया। पत्ती में और भी कुछ कुछ होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इसमें क्रियाकलाप दिया गया है पत्ती के थोड़ा सा और भाग को जानने के लिए। सो इस क्रियाकलाप को एक बार जान लीजिए। एक बार एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। उसके बाद एक ही स्थान पर उसको दबाकर पकड़े रखें। अपनी पेंसिल को तिरछी पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देते हैं? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? तो पत्ती का जो वो ऐसे स्केच मतलब ऐसा घस के जो बनाया है यहाँ पे देखिए ये, तो इसमें कुछ रेखा जैसा दिखता है। ठीक है, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं, तो उस रेखा को सिरा बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पत्ती के बीच में जैसे जैसे वो उसमें घसा होगा तो ऐसा लाइन दिखाई देगा, तो उसको मध्य सिरा बोलेंगे। ठीक है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बने गए डिज़ाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग पत्ती में देखते हैं, पत्ती में यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइन खींची रहती है, ऐसे बने रहती हैं, तो उसको बोलेंगे सिरा विन्यास। ठीक है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ा सा बस रिकॉल करना है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। यदि यह डिज़ाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर है। तो घास की पत्तियों को आप लोगों ने देखा है कि घास की पत्ती कैसी होती है, ऐसी होती है, तो उसमें ऐसे 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 बना रहता है। बाकी जो पत्ता रहता है उसमें ऐसे करके ऐसे 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 इस टाइप का बना रहता है, तो ये जाल की तरह बना रहता है, तो इसको जालिका रूपी कहेंगे। और ये जो है समांतर सिरा विन्यास होगा घास में। ठीक है, आगे देखिए। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती है। तो अब हम लोग जानेंगे पत्तियों का कार्य। तो इसके लिए आपको क्रियाकलाप 4 को देखना पड़ेगा। सो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें कुछ कुछ आवश्यक सामग्री है, जैसे कि एक पौधा ले लेना है, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले, कुछ धागा ले लेना है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं क्या क्रियाकलाप है। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है एक नॉर्मल जो पत्ता होता है उसका जालिका रूपी संरचना, और ये जो समांतर सिरा विन्यास है उसका संरचना। ठीक है, इसके आगे हम लोग उस क्रियाकलाप को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। देखो यहाँ पे एक पौधा ले लेना है, उसके ऊपर पॉलीथीन ऐसे डाल देना है, उसको देखना है। उसको कुछ घंटों बाद ऐसे देखेंगे कि उसमें जो है पानी की बूंदें पॉलीथीन पे अंदर में आ जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पत्ती क्या करती है, यहाँ पे जो है वाष्पोत्सर्जन करती है। ठीक है, और इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। यह है समझ में। इसके आगे हम लोग देखते हैं, हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 3 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाते हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली के रूप में दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। तो एक कार्य हम लोग को यहाँ पता चल गया, पत्ती का वाष्पोत्सर्जन, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके आगे देखते हैं और कौन सा कार्य है पत्ती का। आपका एक क्रियाकलाप नंबर 5 दिया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका पत्ती का मुख्य काम क्या है? एक तो वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया पता चला, और यहाँ पे देखिए एक है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो पत्तियों में हरे रंग का कुछ पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो
तो उसके द्वारा जो पत्तियां हैं अपना भोजन बनाती है, ठीक है। तो अपना भोजन बनाती है, इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। कौन? तो पत्तियां, ठीक है। पत्तियां में जो हरे रंग का पदार्थ होता है उसकी उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण तो पता ही है क्या है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। इस प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। मंडल मतलब वही स्टार्च के रूप में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है ना। तना जो है पत्ती को जल पहुंचाता है, ओके। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल का कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्तों को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें आपका सारा जितना भी हम लोग पढ़े हैं सारा इसमें आ गया, ठीक है। तने के बारे में, पत्ती के बारे में, जो भी वाष्पोत्सर्जन हुआ है उसके बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जड़ के बारे में देखेंगे। तो जड़ के बारे में स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्रियाकलाप को यहाँ पे उतना नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। जो इसमें का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग को दिखे, ठीक है। तो जड़ के बारे में ऐसे तो आप लोग को तो पता ही होगा। यहाँ पे देखिए इतना सारा क्रियाकलाप है, तो इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जड़ के बारे में आप लोग को मेन चीज़ क्या पता है? जड़ जो है मिट्टी से जल और जो खनिज लवण है वो इकट्ठा करके ऊपर तना से ले जाती, तना उसको लेती है और पत्तियों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, जड़ जो है ना, जड़ मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है, ठीक है। जड़ को पौधों का स्थिरक कहा जाता है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे कि जड़ जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूसला जड़ और एक होते हैं रेशेदार। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं टैप रूट बोलते हैं ना, एक फाइब्रस रूट, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जिन पौधों की जड़ें यहाँ पे है, जिन पौधों की जड़ें 4.17 में या इस वाले में इसकी तरह उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें इस वाले चित्र के समान है उनमें कुछ मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झकरा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। तो जड़ के बारे में क्या है कि जिसकी जड़ें, जैसे हम लोग मूसला जड़ में देखते हैं, इसमें एक मेन रूट यहाँ आया रहता है, मेन जड़, और इसी में से छोटा छोटा ऐसे ऐसे निकला रहता है। लेकिन जो ये रेशेदार जड़ होती है ये सभी एक जैसी होती हैं, इसका कोई मेन जड़ नहीं होता है ना, जिसमें से ये अपना ऐसे ऐसे दूसरा को निकाल सके। लेकिन ये जो मूसला जड़ उसमें एक मेन जड़ होती है और उसमें से थोड़ा थोड़ा भाग निकला होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की मुख्य जड़ें हो गई। और रेशेदार जड़ को क्या बोलते हैं? जकरा जड़ भी कहते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियाँ भोजन संश्लेषित करती है, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टोपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। तो यहाँ पे कुछ जड़ों के नाम दिए गए हैं, इसमें गाजर, मूली, शकरकंद ये सब जड़ में आते हैं, ठीक है। ये सब जो हम लोग खाते हैं सब जड़ कहलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है। ये जितना भी इसमें आप लोग को दिया हुआ है ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना भी अभी जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें जो भी है यहाँ पे एक तरह से निष्कर्ष के रूप में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, गुलाब के पौधे के 3 आरेख यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। तो इसमें से बोल रहा है कि इस सब में से किसको पहचान पाना ज़्यादा इजी है कि गुलाब का पौधा ये इस डंटी से या फिर इससे या फिर इससे, तो जनरली तो इसी से पहचान पाएंगे ना कि ये गुलाब का पौधा है ना। तो इसके आगे देखिए क्या है, वही बोल रहा है कि कौन सी स्थिति में आप पौधे के भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों। चित्र में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था, वो कुछ क्रियाकलाप होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं।
क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्प का अध्ययन करें। पुष्प के अध्ययन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, सो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, जैसे धतूरा या फिर गुड़हल या फिर उड़हल बोल सकते हैं, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर ले सकते हैं। एक ब्लेड होना चाहिए, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए दिया है, ये गुलाब का फूल है और ये गुलाब का कली है। तो यही कली जो है आगे जाके जब खिलता है तो इसको पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये पुष्प का बाह्य दल है, ये बाहर वाला जो ये इसको घेरे रहता है ना, जो जब फूल बन जाता है तो ये ऐसे नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, तो ये पुष्प कलिका है और ये पुष्प है यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। तो यही है ना प्रमुख भाग, ये सब जो है ये सब इसको प्रमुख भाग बोलते हैं और इसको बोलेंगे पंखुड़ियाँ। ओके, विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देती है? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। तो बाह्य दल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ये बाह्य दल है ये। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं, इन्हें बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए। ठीक है, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें बोल रहा है इसमें कितने बाह्य दल है, क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की है? तो बाह्य दल तो ग्रीन होगा और पंखुड़ियाँ पिंक कलर का। ठीक है, आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? तो अपना ये सब क्रियाकलाप है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फूल को बीच से ऐसे काट कर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, बाह्य दल के अंदर जो ये जो बीच वाला जो भाग है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, और ये जो जैसे अड़हुल के भी फूल में आप लोग देख सकते हैं, और ये जो बीच का जो भाग होता है उसको पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर के ऊपर जो ऐसे डॉटेड रूप में रहता है उसको परागकोश कहते हैं, है ना। तो ये फूल के भाग है। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग देखिए, क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसके नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, स्त्री केसर के बारे में कह रहा है कि ये जो इसका जो बीच वाला मध्य पार्ट होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, ये तो पता चल ही गया है। आइए पुंकेसर के बारे में जानते हैं। पुंकेसर का जो वो बीच वाला जो भाग था, जिसको साइड जो भाग था स्त्री केसर के, वो पुंकेसर कहलाते हैं। तो पुंकेसर में ये इसको पुंकेसर कहेंगे। ये जो है तंतु कहलाएगा, है ना, ये तंतु कहलाएगा। इसके ऊपर जो ये डॉटेड जो है इसको परागकोश कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका पुंकेसर का भाग था। स्त्री केसर में भी कुछ भाग है, जैसे स्त्री केसर में यहाँ पे आपको अंडाशय हो गया, इसका जो ऐसे डंटी जैसा भाग रहता है उसको वर्तिका बोलेंगे, और इसका जो सबसे ऊपरी भाग रहेगा उसको वर्तिकाग्र कहेंगे। तो स्त्री केसर का भाग भी हो गया। इसके आगे वाले भाग में एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें अंडाशय के बारे में बताया गया है। तो अंडाशय कहाँ पाया जाता है? तो स्त्री केसर के पास यहाँ पे जो ये अभी हम लोग पढ़े ना, इसको अंडाशय कहा जाता है। तो क्रियाकलाप में इसको ब्लेड से काटा गया है, जो कि यहाँ पे फिगर में दिया गया है। इसको ऐसे लंबाई में काटा गया है एक, और इसको ऐसे गोलाई में काटा गया है। ठीक है, तो इसको लंबाई में काटा गया है, इसको अनुप्रस्थ काट और इसको अनुप्रस्थ काट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए, जब इसको काटा गया तो बीच में एक कुछ संरचना पाया गया। ठीक है, छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें बीजांड कहते हैं। ठीक है, अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्प का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ ये सब है, तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग को इस चैप्टर में यहीं तक पढ़ना था। ठीक है,
सो यहाँ पे आपका ये जो पौधों को जानिए चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। इसके आगे कुछ प्रमुख शब्द दिया गया है, जैसे जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल यहाँ पे कर लेते हैं। आरोही, आरोही, संवहन, विसर्पी लता, रेशेदार जड़, शाक, पार्श्व जड़, मध्य सिरा, शिरा विन्यास, बीजांड, समांतर सिरा विन्यास, पंखुरिया, पर्ण, वृंत, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका रूपी शिरा विन्यास, बाह्य दल, झारी, पुंकेसर, मूसलाजर, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष शिरा, ये सभी के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।